नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर क्रेडिट कार्ड का बिल या क्रेडिट कार्ड से लोन भी होता है, आपसे डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्रेडिट कार्ड के साथ क्या होगा? अभी एक रिसेंट डाटा देखा गया है, 2023 में जो है 1.7% का रेशो था क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट का इंडिया में, जो अब बढ़ के 2024 में 1.8% हो गया है। यानी कि 2024 में जो है डिफ़ॉल्टर्स में इजाफा हुआ है बहुत ज़्यादा। उसका क्या कारण है, उसका क्या रीज़न है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 2024 आते-आते वो रेशो जो है वो बढ़ क्यों गया? उसके पीछे रीज़न यही है कि लोगों की जो है ना इनकम नहीं बढ़ पा रही है। इनकम लोगों की कम है, खर्चे लोगों के ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है लोग जो है क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट करने की सिचुएशन में आ रहे हैं। कोई भी जानबूझकर जो है ना क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करना नहीं चाहता है। लेकिन सिचुएशन जो है ऐसी बन चुकी है, सिचुएशन ऐसी है कि क्रेडिट कार्ड का जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और ये रेशो जो है लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर क्रेडिट कार्ड आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो उस सिचुएशन में आपके साथ क्या लीगल एक्शन हो सकता है और क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे बैंक या एनबीएफसी की तरफ से, उस पे आज हम चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, जो मेरे भाई पहले से ही मेरे चैनल पे हैं उनको पता होगा, पहले भी जो है मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाई है, लेकिन आज हम जो है थोड़ा उस पर विस्तार से बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जब डिफ़ॉल्ट होता है, एक तरह से अनसिक्योर्ड ही होता है। क्रेडिट कार्ड पे लोन भी मिलते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन ही होते हैं। मतलब लिमिट से, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 लाख तक होती है। बहुत कम केसों में ऐसा देखा गया है कि वो 10 लाख से ऊपर की हो। तो ऐसा नहीं है। कम से कम जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट ये 2, 4 लाख तक ही होती है, 5 लाख तक होती है मिनिमम जो होती है। और अब जो है ये रेशो बढ़ रहा है। उसका रीज़न जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि लोग भर नहीं पा रहे हैं वो जो बिल हैं। लोग यूज़ तो कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आजकल इतने ऑफ़र आने लगे हैं। क्रेडिट कार्ड पे जो है, चाहे आप पेट्रोल डलवाओ या कोई भी जो है आप जो कंज्यूमर आइटम जो खरीदते हो क्रेडिट कार्ड से, तो उस पे जो है ना आपको भारी भरकम डिस्काउंट देते हैं। वो डिस्काउंट क्यों देते हैं? ताकि बंदा जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करे। और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का मतलब है कि उस पे अगर आप जो है बिल भरने में लेट हो गए या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई देने में आप लेट हो गए, तो उस पे जो पेनल्टी, जो ब्याज लगता है, वो बहुत भारी भरकम लगता है। और इसी से जो है बैंकों की कमाई होती है। असल में तो बैंक जो है ना वो खुद चाहता है कि आप जो है डिफ़ॉल्ट करो, आप जो है पेमेंट वो 1 महीने बाद दो। यानी कि जो ड्यू डेट है उससे जो है बाद बाद में दो, उससे ही जो है बैंकों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फिर पेनल्टी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर से जो है पैसा वसूल पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड का जो है ये एक जाल है। तो क्रेडिट कार्ड के जाल से दोस्तों बाहर निकलो, इससे दूर रहो। क्रेडिट कार्ड जो है वो अच्छी चीज़ भी है, अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो तो, और वो आपको डुबो भी सकता है। क्रेडिट कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एक जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन कई लोग जो है ना उसका स्मार्टली यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग जो है फंस जाते हैं और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसकर वो बहुत ज़्यादा अपना पैसा गवा बैठते हैं। और सिचुएशन फिर ऐसी आती है, वो डिफ़ॉल्ट भी करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट होने पे फिर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपको पता है कि ये अनसिक्योर्ड होता है। जैसे पर्सनल लोन होता है, ऐसे ही आप इसको एक तरह से प्री अप्रूव्ड लोन मान लो, जो आपको लिमिट दी जाती है। और कई बैंक जो है जैसे लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं क्रेडिट कार्ड पे आपके। तो अगर जैसे आपकी इससे ईएमआई नहीं भरी जाती है, क्योंकि बैंकों के पास आपका कुछ मॉर्गेज इसमें नहीं रखा होता है, कुछ गिरवी नहीं रखा होता है, ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन है। और इसमें जो है 99% लोग जो है ना वो ईसीएस भी नहीं लगाते हैं।
क्योंकि इसमें ईसीएस जो है ना वो कस्टमर की मर्जी से लगता है, ऑटो डेबिट जिसको बोलते हैं, सॉरी, ऑटो डेबिट जो है वो कस्टमर की मर्जी से लगता है, बैंक उसमें ऑटो डेबिट नहीं लगाते हैं। तो कस्टमर जब अपना ऑटो डेबिट ऑन करेगा तभी जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो है उसकी ईएमआई या फिर उसका जो है बिल ऑटो डेबिट होगा, बिल भरा जाएगा जब कस्टमर अलो करेगा। पर्सनल लोन में तो ऐसा होता है कि बैंक जो है, बैंक की ये पॉलिसी ही होती है या बैंक का ये रूल ही होता है कि वो ईसीएस जो है उसमें लगाएगा, आपके अकाउंट में ईसीएस लगाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में जो है ना वो ऑटो डेबिट वो कस्टमर के खुद हाथ में होता है, वो लगाए या ना लगाए। तो इसलिए जो है उसमें ईसीएस भी नहीं होता है, ऑटो डेबिट भी नहीं होता है। तो अब बैंकों के पास रह क्या जाता है आपके ऊपर केस करने के लिए, तो बैंकों के पास नहीं बचता कुछ भी। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड के जो केस में है ना बैंक बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि बैंक जो है ईसीएस का केस कर नहीं सकता है, जो कि ज़्यादातर ईसीएस का ही केस करते हैं। जो सिविल सूट होता है वो फाइल नहीं करते हैं बैंक, क्योंकि उसमें तो जो है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें जो है। बैंक कभी भी जाता ही नहीं सिविल सूट फाइल करने में या रिकवरी सूट फाइल करने में, उसमें बैंक नहीं जाता है। तो बैंक जो है ईसीएस का केस या चेक बाउंस का केस यही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और ईसीएस में लगा नहीं होता है तो यहाँ फंस गए बैंक। यहाँ जो है अब उनके पास एक ही चारा बचता है, कस्टमर को हरासमेंट करके पैसा निकालने का। अब वो हरासमेंट जो है वो करते हैं रिकवरी एजेंसियों के द्वारा। अलग अलग जो है रिकवरी एजेंसियाँ हायर की जाती हैं हर महीने। वैसे तो एक रिकवरी एजेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीने तक होता है। 3 महीने तक जो है एक एजेंसी के पास जो है वो केस होता है। अगर वो एजेंसी चाहती है तो उसको 1 महीने के बाद भी अपने पास से निकाल सकती है कि 1 महीने बाद कि भाई ये कस्टमर जो हमसे हैंडल नहीं हो रहा, आप इस केस को किसी दूसरे को दे दीजिए। अगर वो कस्टमर मेरा व्यूवर होता है तो, क्योंकि उसको पता है इससे पैसा नहीं निकल पाएगा। अगर जो कस्टमर मेरा वीडियो देखता है या जो भी हमारे भाई हमारे वीडियो देखते हैं, तो हरासमेंट से तो वो पैसा नहीं निकालेंगे। कि कस्टमर सोच वो बैंक सोचेगा कि भी इसको हरास करके हम पैसा निकालें, तो ऐसे तो नो चांस, ऐसे पैसा नहीं निकल पाएगा। हाँ, कस्टमर के पास होगा तो वो खुद देगा। ये तो क्रेडिट कार्ड के केस में जो है वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ बैंकों के पास एकमात्र चारा है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन तो करेगा। अगर 1 लाख से ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड है आपका, 1 लाख से जो नीचे है उसमें आर्बिट्रेशन जो है कम चांस है, कम चांस है कि करेगा नहीं। क्योंकि 1 लाख से ऊपर वाले में जो है ना कर देगा, बैंक आर्बिट्रेशन कर देता है। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस जब आपके पास आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस बैंक भेजता है, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आएगा उसको आपको जो है रिप्लाई करना है और उस पर ऑब्जेक्शन लगाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। बाकी कोई भी लीगल नोटिस हो, चाहे वो लोक अदालत हो, चाहे वो डिमांड नोटिस हो, चाहे वो रिकॉल नोटिस हो, चाहे वो लीगल नोटिस हो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। एक तो कोर्ट से जब भी सम्मन आता है, वैसे तो क्रेडिट कार्ड के केस में आता नहीं है, मैं तो कहता हूँ 99.9% नहीं आएगा क्रेडिट कार्ड के केस में। और जो है मतलब जो नोटिस आपको अवॉइड नहीं करने में, उनके बारे में बता रहा हूँ, कोर्ट का सम्मन और एक आर्बिट्रेशन का, इनको आपको अवॉइड नहीं करना है कैसे भी। इनको अवॉइड करोगे तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत आके आपको जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। फिर आपको एडवोकेट करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाओ, तो उसका हम पहले ही इलाज कर लेते हैं। पहले क्या कि वो सिचुएशन आए ही ना, उसके लिए पहले से हम जो है प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके लिए मैं पहले से आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है वो रूल है, नियम है कि दोनों पक्षों की सहमति के बगैर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन बैंक क्या करता है, उसको एक तरफा करने की कोशिश करता है। बैंक जो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेगा वो आपको जो है आपके होम स्टेट से कम 1000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्टेट में करवाएगा आर्बिट्रेशन।
उसे पता है कस्टमर वहाँ आ ही नहीं पाएगा और हम जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर अवॉर्ड पास करा लेंगे। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, देखो वो ये एक अलग विषय है, उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। बाकी अगर आप इस चीज़ के बारे में बोलोगे तो मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगा आर्बिट्रेशन के बारे में। होता कुछ नहीं है, इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आपके घर का सामान उठा लेंगे या ये हो जाए। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, अगर आप अवेयर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, ऑब्जेक्शन लगाना है कि भाई मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अटेंड नहीं कर सकता हूँ किसी अदर स्टेट में, एक ये ऑब्जेक्शन लगाना है। और दूसरा ऑब्जेक्शन ये लगाना है कि जो भी आप जो है आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर या मीडिएटर जो है आप अपॉइंट कर रहे हो, उससे मैं जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चाहता हूँ। ये भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, मतलब कम से कम 2-3 ऑब्जेक्शन उसमें लगा दो, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वो कर ही नहीं सकते नियम के अनुसार, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों पक्ष राजी नहीं है। हाँ, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वो कर सकते हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है संतुष्ट हो, मतलब आप जो है एग्री हो उस चीज़ के लिए। तो ऑब्जेक्शन हमें जो है जरूर लगाना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के केस में अगर आप फंस चुके हैं, क्रेडिट कार्ड के जंजाल में अगर आप फंस चुके हैं, लोन ईएमआई डिफ़ॉल्ट करना अब आपकी मजबूरी हो गई है, पैसा नहीं है, जॉब चली गई है, बिजनेस ख़त्म हो गया है, तो उन लोगों को इस चीज़ का खास ख्याल रखना है जो बातें मैंने अभी आपको बताई है क्रेडिट कार्ड के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आर्बिट्रेशन होगा और तरह तरह के जो है नोटिस से आपको डराने की कोशिश करेंगे, और जो है आपको रिकवरी एजेंसियां डराने की कोशिश करेंगी, होम विजिट करके, आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके, इस तरह जो है आपको हर तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है, 1% भी नहीं डरना यार, 1% भी डरने की कोई बात ही नहीं है। होम विजिट करना है कर लो, आ जाओ, वो आएगा ही नहीं। अगर आप उससे 2-3 सवाल पूछ लोगे ना, वो आएगा ही नहीं कोई भी होम विजिट के लिए आपके। मैं तो कहता हूँ एक बार होम विजिट के लिए बुलाओ, एक बार होम विजिट जो है जरूर करवाओ। अगर किसी बैंक से आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आप जो है ना उससे ना उसको बुलाओ कि सर बेशक आप घर पे आके देख लो, होम विजिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब वो आ जाए तो फिर आपको अपनी जो है नॉलेज उसको दिखानी है कि आपको कितनी नॉलेज है। उससे जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है। उससे अथॉरिटी लेटर, आई कार्ड, डीआरए के बारे में पूछना है कि आप डीआरए सर्टिफाइड हो या नहीं हो। फिर आपको ये बोलना है कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आई कार्ड नहीं है, इनमें से अगर एक भी चीज़ ना हो, तब भी आप जो सवाल उठा सकते हो और उसको भगा सकते हो। आप अब आपको ये बोलना है उससे कि भाई अब तो आ गए हो, आगे से अगर आओगे ना तो ये चीज़ें साथ होनी चाहिए, नहीं तो मैं फिर दूसरे तरीके से बात करूँगा तुमसे। ऐसे आपको बात करनी है। मैं तो कहता हूँ एक बार बुलाओ और उससे जो है ना अच्छे से उसी की भाषा में समझा दो। फिर वो जैसे वो जो है फिर अपनी एजेंसी में जाके बताएगा और रिमार्क लिख दिया जाएगा कि कस्टमर को नॉलेज है, ठीक है, आपके बारे में जो है 2-4 रिमार्क वो लिख देंगे और आरटीपी इसका डाल दो। आरटीपी डालने में ही भलाई, आरटीपी मतलब रिफ्यूज टू पे, मतलब कस्टमर ने जो है वो देने से मना कर दिया है, ठीक है। तो उनको पता चल जाएगा कि यार इसके ऊपर दाल नहीं गलने वाली है। तो इस तरह की हरासमेंट से, होम विजिट वाली जो हरासमेंट है उससे आप टोटली बच सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात है कॉल्स की। तो कॉल जो है अगर दिन में 50 कॉल आ रही है तो एक कॉल उठा लो, एक कॉल उठा लो, बात कर लो। बाकी हर कॉल को आप काट सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल काटने पे, बात ना करने पे आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे भी कोई डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा होता है आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हैं। कॉन्टैक्ट पे कॉल करते हैं, उसके उससे कैसे बचना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि उन आपके जो कॉन्टैक्ट्स है उनके पास ना जा पाए। अभी रिसेंटली जो है एक चीज़ एक बात का और पता चला मुझे, जो कॉन्टैक्ट नंबर जो निकालते हैं ना आपके रिश्तेदारों के, जैसे आपका जो नंबर है,
आपके ही नंबर से या आपके आधार कार्ड से अगर कोई और नंबर ही आपने निकलवा रखा है, कोई और सिम भी अगर आपने निकलवा रखी है, तो वो नंबर भी जो है वो निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया आपने अपने ही आधार कार्ड से 2 नंबर और निकलवा रखे हैं और वो आपके फैमिली के पास हैं, तो वो नंबर वो निकलवा सकते हैं। ये भी अभी मुझे लेटेस्ट पता चला, इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो वो उन पे कॉल करते हैं फिर वो। ये भी एक हरासमेंट का वे है। बाकी आप जो है अपनी फैमिली को बोल सकते हो कि ये स्कैमर है और ये स्कैम कर रहा है, इसको जो है अच्छे से धमका दो, और ताकि ये जो है बार बार कॉल ना करे, और इसको बोल दो हम उसको नहीं जानते, वो अलग रहता है, तो वो कॉल नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है ना, अगर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में आ गई हो या डिफ़ॉल्ट आपसे हो रहा है मजबूरी में, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी डिप्रेशन लेके बैठ जाओ दिमाग में, यार अब क्या होगा, जेल हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी, बैंक वाले घर आ जाएंगे, तो इस तरह की कोई है ना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ को जो है ना वो ईजी बना दो। ये सोच लो कि यार ये तो चलता रहता है। अगर आप जो है हर चीज़ को सीरियस लोगे तो दिक्कत आ जाएगी, आपके साथ ही दिक्कत आएगी। ठीक है, उसको इजी बना लो। उसको ये सोच लो यार ये तो चलता रहता है, रिकवरी एजेंट, हाँ आजा भाई कर ले बात। तो मतलब कूल माइंड में आपको रहना है। ठीक है, डिप्रेशन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।